हेलो बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे मादा जनन तंत्र के बारे में। मादा जनन तंत्र में हम लोग अंडाशय के बारे में पढ़ चुके थे और आज हम लोग पढ़ेंगे अंडाशय की आंतरिक संरचना के बारे में। आइए देखते हैं अंडाशय की आंतरिक संरचना क्या होती है। अंडाशय जो होता है, अंडाशय 3 आवरण से घिरा होता है। अंडाशय 3 आवरण से घिरा होता है। अंडाशय का जो बाहरी आवरण होता है, अंडाशय का जो बाहरी आवरण होता है उसे बाह्य आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य आवरण कहते हैं। अंडाशय की बाह्य आवरण कहा जाता है। और जो दूसरी आवरण होता है, जो बाह्य आवरण के अंदर पाया जाता है, उसे जनन उपकला, जनन उपकला कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन उपकला कहते हैं। और अंदर वाले आवरण को और अंदर वाले आवरण को अंदर वाले आवरण को क्या कहा जाता है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या कहते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नाम से जाना जाता है। अंडाशय के अंदर खाली स्थान पाया जाता है। अंडाशय के अंदर खाली स्थान पाया जाता है। क्या होता है? अंडाशय के अंदर खाली स्थान पाया जाता है। जो ये अंडाशय होता है, अंडाशय का जो खाली स्थान है उसे कहते हैं अंडाशय पीठिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय पीठिका कहते हैं। अंडाशय पीठिका दो भागों में बटी होती है। अंडाशय पीठिका को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। अंडाशय पीठिका के जो यहाँ पे जो अंडाशय पीठिका का जो ये वाला भाग होता है, परिधि भाग जो होता है, जो गाढ़ा होता है, क्या होता है? गाढ़ा होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे वलकुट के नाम से जानते हैं। परिधि भाग को क्या कहते हैं? वलकुट। वलकुट के नाम से जाना जाता है। अंडाशय पीठिका का जो परिधि भाग है उसे हम वलकुट कहते हैं। और जो मध्य भाग होता है उसे मध्यांश क्या कहते हैं? मध्यांश कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, जो ये मध्यांश होता है ये वलकुट का दूसरा भाग है। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो ये जनन उपकला होता है, जनन उपकला क्या होता है इसके बारे में जानिए। आइए सबसे पहले एक बार पहले इसे फिर से हम देख लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि जो यह अंडाशय होता है यह 3 आवरण से घिरा होता है। अंडाशय के सबसे बाहरी आवरण को बाह्य आवरण तथा दूसरे आवरण को जनन उपकला कहते हैं। और अंदर वाले भाग को ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नाम से जाना जाता है। अंडाशय के बीच में खाली स्थान पाया जाता है जिसे अंडाशय पीठिका के नाम से जानते हैं। अंडाशय पीठिका को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। जो अंडाशय का जो परिधि भाग होता है उसे वलकुट कहते हैं और जो बीच वाला भाग होता है उससे मध्यांश कहते हैं।
अब यहाँ पे अंडाशय की जो जनन उपकला होता है, अंडाशय की जनन उपकला कुछ कोशिकाओं को कुछ कोशिकाओं का निर्माण करती है, मतलब कुछ कोशिकाओं को क्या करती है, निर्माण कराती है। यहाँ पे कोशिकाओं का क्या कराती है, निर्माण कराती है, कुछ कोशिकाओं का निर्माण कराती है, जिसे जर्म कोशिका कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जर्म कोशिका कहते हैं। और ये जर्म कोशिका पोषण को एकत्र करके ये जर्म कोशिका पोषण को एकत्र करके अपने आकार को क्या कर लेती हैं, बढ़ा लेती हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्राथमिक जर्म कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक जर्म कोशिका कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो जर्म कोशिकाएं हैं, ये पोषण प्राप्त कहाँ से करती हैं, तो यहाँ पे इस अंडाशय में एक नली पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे धमनी कहते हैं। और एक क्या होता है, सिरा होता है। क्या होता है, सिरा। धमनी से शुद्ध रक्त आता है और सिरा से अशुद्ध रक्त बाहर जाता है। जो धमनी के माध्यम से जो रक्त आता है, उसे ये पोषण के रूप में ये न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, ये ग्रहण करते हैं और अपने आकार को बढ़ा लेते हैं या अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को प्राथमिक जर्म कोशिका के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक जर्म कोशिका में एक कोशिका बड़ी हो जाती है। प्राथमिक जर्म कोशिका में से एक कोशिका बड़ी हो जाती है और उसके चारों तरफ छोटी-छोटी कोशिकाएं लग जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे पूटक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, पूटक कोशिका कहते हैं। और बड़ी वाली, जो यहाँ पे बड़ी वाली संरचना होती है, जो पोषण को ग्रहण करके जो बड़ी हो गई है इनमें से, तो इसे अंडजनक कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडजनक कहते हैं। ठीक ना। अब यहाँ पे पूटक कोशिकाओं का जब अधिक निर्माण इन जनक कोशिकाओं के ऊपर हो जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, प्राथमिक पूटक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक पूटक कोशिका कहते हैं। प्राथमिक पूटक कोशिका के ऊपर और भी पूटक कोशिकाओं का जब निर्माण हो जाता है, यहाँ पे देखिए, तो इसे क्या कहते हैं, द्वितीयक कोशिका, द्वितीयक पूटक कोशिका कहते हैं। द्वितीयक पूटक कोशिका कहते हैं। द्वितीयक पूटक कोशिका के ऊपर और भी कोशिकाओं का निर्माण हो जाए, मतलब इस अंडजनक कोशिका के ऊपर जब पूटक कोशिकाओं का निर्माण लगातार बढ़ता चला जाता है, प्रथम यहाँ पे प्राथमिक पूटक कोशिका कही गई, फिर प्राथमिक से प्राथमिक के ऊपर और भी पूटक कोशिकाओं का निर्माण हुआ तो द्वितीयक पूटक कोशिका कहा गया। अब जब द्वितीयक पूटक कोशिका, जो द्वितीयक पूटक कोशिका है, इस द्वितीयक पूटक कोशिका के ऊपर और भी पूटक कोशिकाओं का निर्माण हो जाए और भी ये लेयर बना ले, तो इसे क्या कहा जाएगा, तृतीयक। क्या कहते हैं, तृतीयक पूटक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, तृतीयक पूटक कोशिका कहते हैं। जब तृतीयक पूटक कोशिका से और भी पूटक कोशिकाओं का जब इन पे निर्माण हो जाएगा,
तो ये किस में बदल जाती हैं? तो ये ग्रैफियन पुट्टिका में बदल जाती हैं। किस में? ग्रैफियन पुट्टिका में बदल जाती हैं। किस में बदल जाती हैं? ग्रैफियन पुट्टिका में बदल जाती हैं। जब ये ग्रैफियन पुट्टिका में ये बदल जाती हैं, तो ये क्या करती हैं? ये अंडजनक कोशिकाओं को क्या करती हैं? सुरक्षा करती हैं। अब इस ग्रैफियन पुट्टिका को क्या करना है? आगे लेकर के चलना है। तो आपको मैंने बताया था कि जब हम आप लोगों को नर जनन तंत्र पढ़ाए थे, तो उसमें बताए थे कि जब कोई भी बच्चा 12 से 14 वर्ष का होता है, जब कोई नर 12 से 14 वर्ष का होता है, तो उसके हाइपोथैलेमस से पीयूष ग्रंथि जुड़ी होती है। तो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन्स का निर्माण होता है, जिसे जीएनआरएच कहते हैं। जीएनआरएच अग्र पीयूष ग्रंथि के पास जाती है और निकलवाती है दो हार्मोन्स, जिसे कहते हैं एलएच और एफएसएच कहा जाता है। तो वही प्रक्रिया सेम इसमें होगी कि जब कोई मादा 12 से, यहाँ पे यूं ही समझ लीजिए कि 10 11 से 13 वर्ष की होती है, ठीक? तो उसके हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ ये अग्रपीयूष पाया जाता है। तो इसके हाइपोथैलेमस से निकलता है एक हार्मोन्स, जिसे कहते हैं GnRH। ये GnRH अग्र पीयूष ग्रंथि को के पास जाती है और प्रेरित करती है और निकलवाती है दो हार्मोन्स, जिसे कहते हैं FSH और यहाँ पे कहा जाता है LH। ठीक ना? तो यहाँ पे देखिए, जब FSH और LH का निर्माण हो गया, तो ब्लड के माध्यम से, रुधिर के माध्यम से यह अंडाशय में प्रवेश करती है और ग्रैफियन पुट्टिका के पास जाती है। और यहाँ पे कौन जा रहा है? FSH जाता है और FSH इस ग्रैफियन पुट्टिका को प्रेरित करती है, और जब प्रेरित करती है तो निकलवाती है क्या? एक हार्मोन्स, जिसे कहते हैं एस्ट्रोजन। क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन। और ये FSH तब तक प्रेरित करती रहती है इस ग्रैफियन पुट्टिका को, जब तक ग्रैफियन पुट्टिका टूट नहीं जाती है। जैसे ही ग्रैफियन पुट्टिका टूटी, जैसे ही ये ग्रैफियन पुट्टिका टूटी, अंडाणु क्या हो जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। कहां पे आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। अंडाणु बाहर आ जाएंगे और सिर्फ बचेगी क्या? फटी हुई ग्रैफियन पुट्टिका। क्या बचेगी? फटी हुई ग्रैफियन पुट्टिका। सिर्फ क्या बचती है? फटी हुई ग्रैफियन पुट्टिका बचती है। और ये फटी हुई ग्रैफियन पुट्टिका आगे चलकर ये बदल जाती है किसमें? कार्पस ल्यूटियल में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? कार्पस ल्यूटियल में बदल जाती है। कार्पस ल्यूटियल में बदल जाती है। और ये कार्पस ल्यूटियल में जब बदल गई, तब यहाँ पे एलएच एलएच ने इस कार्पस ल्यूटियल को क्या करता है? प्रेरित करता है और निकलवाता है एक हार्मोन्स। अब यहां पे देखिए, जब एफएसएच ने ग्रैफियन पुट्टिका को प्रेरित किया, इन्होंने निकलवाया एक हार्मोन्स, जिसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन कहते हैं। तो एलएच भी कहता है कि हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी कुछ करेंगे, हम भी निकलवाएंगे। तो यहाँ पे एलएच ने क्या किया? इस कार्पस ल्यूटियल को प्रेरित किया और निकलवाया क्या? एक
हार्मोन्स जिसे क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। और ये जब प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण कर देती है, और ये तब तक प्रेरित इसे करती है जब तक कार्पस ल्यूटियल को बदल नहीं देती। किसमें बदलती है, आइए देखते हैं आगे। यहाँ पे ये कार्पस ल्यूटियल को बदल करके किसमें कर देती है, कार्पस, किसमें, कार्पस एल्बिकेंस में। किसमें, कार्पस एल्बिकेंस में बदल देती हैं। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो आइए एक बार फिर से हम देखते हैं। आपको मैंने क्या बताया कि अंडाशय जो होता है ये 3 आवरण से घिरा होता है। कितने आवरण से, 3 आवरण से घिरा होता है। नोट्स ऐसे ही बनाइएगा जैसे हम बता रहे हैं। अंडाशय 3 आवरण से घिरा होता है। सबसे बाहरी आवरण को बाह्य आवरण कहते हैं, और अंदर वाले दूसरी आवरण को जनन उपकला कहा जाता है। बाहर वाले को क्या कहते हैं, बाह्य आवरण कहा जाता है, और अंदर वाले भाग को जनन उपकला कहते हैं। जनन उपकला के अंदर एक आवरण और पाया जाता है जिसे ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नाम से जाना जाता है। अंडाशय के अंदर खाली स्थान पाया जाता है जिसे अंडाशय पीठिका कहते हैं। अंडाशय पीठिका को 2 भागों में बांटा जाता है। जो अंडाशय पीठिका को 2 भागों में बांटा जा रहा है, एक होता है परिधि भाग जिसे हम वल्कुट के नाम से जानते हैं, और एक होता है मध्य भाग जिसे मध्यांश कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए जनन उपकला। अब यहाँ पे ये जो जनन उपकला है यही इसी का सबसे बड़ा रोल है इसमें। जब जनन उपकला जो होता है कुछ कोशिकाओं का निर्माण करती है जिसे जर्म कोशिका कहते हैं। ये जर्म कोशिका धमनी के माध्यम से इसमें रुधिर का क्या होता है, प्रवेश होता है। तो इनके माध्यम से, रुधिर के माध्यम से ये भोजन को क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं, और अपनी संख्या को क्या कर लेती हैं, बढ़ा लेती हैं, जिसे प्राथमिक जर्म कोशिका के नाम से जाना जाता है। अब इस प्राथमिक जर्म कोशिका में से कोई एक कोशिका पोषण को ग्रहण करके अपने आकार को क्या कर लेती है, बढ़ा लेती है, जिसे क्या कहते हैं, अंडजनक कोशिका कहते हैं। अंडजनक कोशिका के चारों तरफ छोटी छोटी पुट्टिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, जिसे पुटक कोशिका कहते हैं। जब पुटक कोशिका का निर्माण हो गया तो पूरी इस संरचना को प्राथमिक पुटक कोशिका कहते हैं। प्राथमिक पुटक कोशिका के ऊपर और भी पुटक कोशिका का जब निर्माण हो जाता है तो कहते हैं द्वितीयक पुटक कोशिका, और जब द्वितीयक पुटक कोशिका के ऊपर और भी पुटक कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा तो उसे तृतीयक पुटक कोशिका कहते हैं। और जब तृतीयक पुटक कोशिका से और भी ज्यादा जब हो जाता है तो यह बदल जाता है किसमें, ग्रेफियन पुट्टिका में बदल जाता है। और जब ग्रेफियन पुट्टिका में ये बदल गया तो यूं ही समझ लीजिए कि ये जो अंडाणु होता है, जो ये अंडजनक होता है, यह सबसे इसका सुरक्षात्मक, सबसे बेस्ट सुरक्षात्मक आवरण ये बना देती है इसका। अब यहाँ पे देखिए जब ग्रेफियन पुट्टिका का निर्माण हो गया तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कोई भी बच्ची क्या होती है 12 से 14 साल की या 11 से 13 साल की होती है तो उसके हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन्स निकलता है जिसे कहते हैं GnRH के नाम से जाना जाता है। ये GnRH क्या करती है, इसे प्रेरित कराती है और 2 हार्मोन्स का निर्माण करा देती है जिसे क्या कहते हैं, FSH और LH कहते हैं। FSH और LH क्या होता है, रुधिर के माध्यम से यह अंडाणुओं में प्रवेश कर जाता है, इस अंडाशय में प्रवेश कर जाता है, अंडाणु नहीं अंडाशय में प्रवेश कर जाता है। और जब प्रवेश करके यह क्या करती है, यहाँ पे एक जो FSH है यह ग्रेफियन पुट्टिका को प्रेरित करती है, और ग्रेफियन पुट्टिका को प्रेरित करके एक हार्मोन्स का निर्माण कराती है जिसे एस्ट्रोजन कहते हैं। और ये तब तक प्रेरित करती रहती है जब तक अंडाणु बाहर नहीं निकल जाते हैं। जब अंडाणु बाहर निकल जाते हैं
तो यह जब बाहर निकल गया तो सिर्फ ये बचती क्या है, फटी हुई ग्रेफियन पुट्टिका। फटी हुई ग्रेफियन पुट्टिका आगे चल करके किसमें बदल जाती है, कार्पस ल्यूटियल में बदल जाती है। और जब कार्पस ल्यूटियल में बदल गई तो यहाँ पे एलएच आता है। जब एलएच आया तो देखा कि एफएसएच ने ये सब कार्य किया, तो एलएच भी क्या किया, यह भी पीछे नहीं हटेगा। यह भी क्या किया, इसे प्रेरित किया और निकलवाया क्या, एक हार्मोन्स जिसे कहते हैं क्या, प्रोजेस्ट्रॉन। क्या कहते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन। और ये प्रोजेस्ट्रॉन को निकाला, फिर उसके बाद इस कार्पस ल्यूटियल को बदल दिया किसमें, कार्पस एल्बिकेंस में बदल दिया। तो यहां तक आप लोगों को मैंने पूर्ण रूप से पढ़ाया। अब इसमें अगर कोई भी समस्या हो तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।